हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं दीपक पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। तो हम लोग बेटे इकोनॉमिक्स का डिमांड कर रहे हैं और डिमांड हमारा सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर हमने पहले देखा था और इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेबी ग्रेड ए का आप लोग ये कोर्स देख रहे हो, आप लोग इस कोर्स को हमारे वेबसाइट से या एप्लीकेशन से जो है वो बाय कर सकते हो और सारी की सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। इसके अलावा आप अदर कोर्सेज भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप यहां से बाय कर सकते हैं नॉलेजिस्ट की एप्लीकेशन से। और नॉलेजिस्ट के बारे में अगर आप समझे तो जो नॉलेजिस्ट है बच्चे, हम लोगों ने 7,000 से ज्यादा जो है वो बैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, जो कि पूरे के पूरे भारत में एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रमोशन कोर्सेज में एनरोल करवा चुका है और रिजल्ट भी दिलवा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे क्या, डिमांड का टॉपिक। तो जो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिमांड की थी, मैं कुछ मिनट आपके लूंगा याद दिलाने में कि हम लोगों ने किया क्या था। तो जो डिमांड का हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया, तो पहले उसके मैंने बताया इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब दोस्तों होता है मैनेजमेंट करना। तो जैसे ही हम लोग मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने क्या, डिमांड का टॉपिक स्टार्ट किया था। और डिमांड में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिमांड यानी कि एक कंज्यूमर किसी भी प्रोड्यूसर से कोई गुड्स जो है वो खरीदता है, तो प्रोड्यूसर की सेल असल में कब होगी, मतलब प्रोड्यूसर के गुड्स की डिमांड कब होती है, जब कंज्यूमर उस गुड्स की सबसे पहली बात डिजायर करता है, और दूसरी बात कंज्यूमर की एबिलिटी टू पे का होना जरूरी है, तीसरी बात विलिंगनेस का होना जरूरी है, और चौथी बात वो गुड्स जो है उस प्रॉपर टाइम पे प्लेस पे जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। और प्राइस भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो मीनिंग को करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि दो फैक्टर आप लोगों को देखने होते हैं जब भी आप डिमांड की बात करते हो। सबसे पहले क्वांटिटी डिमांड हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है एट गिवन प्राइस पर, और क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या होता है, वो एक फ्लो होता है। ऑल वेल जी। तो ये हमारी रिवीजन थी, और रिवीजन में अगला टॉपिक मैंने आपको समझाया था कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड वो वाली डिमांड होती है जिसमें कोई एक अकेला इंडिविजुअल, मेरे जैसा पर्सन या कोई बिजनेस अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करता है, और मैं इंडिविजुअल अपने हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करता हूं, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। मार्केट डिमांड क्या होता है, जैसे ही सारे के सारे इंडिविजुअल डिमांड को आप सम अप कर दोगे, जोड़ दोगे, तो उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। ऑल वेल। ये होने के बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था लॉ ऑफ डिमांड का, कि अगर मैं प्राइस बढ़ा देता हूं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्राइस के बढ़ने से कोई भी पर्सन क्वांटिटी डिमांड को कम कर देगा, और अगर प्राइस को आप कम करते हो तो क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। और इनवर्स रिलेशनशिप में मैंने आपको क्या बताया था बेटे, याद करें आप लोग, इस प्राइस पर अगर ये डिमांड है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, यहां से यहां प्राइस बढ़ा और डिमांड कम, प्राइस कम हुआ और डिमांड आपकी यहां से यहां चली गई, जिसको बोलते हैं ज्यादा डिमांड हो जाना। और यहां पर आपका डिमांड कर्व क्या बन जाता है, लॉ ऑफ डिमांड यही है कि हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ जाता है। ठीक है जी। तो ये हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड के बाद मैंने आपको सबसे बड़ा और बढ़िया टॉपिक करवाया था जिसको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते थे जो डिमांड को अफेक्ट करते थे। सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको बताया था प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एज कंज्यूमर आप जब भी मार्केट के अंदर जाते हैं तो किसी भी गुड्स का डिमांड, क्यू फॉर क्वांटिटी डिमांड, अगर प्राइस बढ़ता है तो आप उसकी डिमांड कम करेंगे, और प्राइस कम होता है तो आप उसकी डिमांड बढ़ाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड का भी यही रूल है, और ये पहला फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। इसके बाद हमारा जो अगला फैक्टर था वो था प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स।
आप सभी को याद होगा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में मैंने कहा था कि गुड्स हमारे दो तरीकों के होते हैं, दो नाम के होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर आपको याद हो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर मैंने कहा था चाय और कॉफी, जिसमें एक गुड्स के बिना दूसरे का, मतलब अगर आपके पास एक गुड्स नहीं है तो किसी दूसरे गुड्स से आप अपना काम चला सकते हो, इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे कि कार और पेट्रोल, एक के बिना दूसरे का गुजारा, दूसरे का काम नहीं होने वाला। तो यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप बताया था और यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया था, ये दूसरा फैक्टर था। फिर हम देखते हैं तीसरा फैक्टर, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि 1975 में कोई कंज्यूमर जिस तरीके के कपड़े पहनता था, 2024 में वो कंज्यूमर वो कपड़े नहीं पहनता है। 2001 में अगर किसी कंज्यूमर के पास नोकिया का कीपैड फोन था, तो आज 2024 में किसी भी कंज्यूमर के पास कीपैड मोबाइल फोन नहीं है, बल्कि एंड्रॉइड फोन है और 5G कनेक्शन के साथ में। 10-11 साल पहले 2G कनेक्शन था, आज 5G कनेक्शन है। तो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका किस चीज में, आपकी डिमांड को चेंज करने के अंदर। अगला पॉइंट जो हमने देखा था वो था नंबर ऑफ कंज्यूमर, यानी कि पॉपुलेशन। ऑल वेल बच्चे, तो यहां पर पॉपुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि पक्की बात है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड का बढ़ना तय है। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको कुछ कंपोजिशंस भी दिखाए थे कि पॉपुलेशन को भी हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से देखते हैं। जैसे कि अगर ओल्ड पीपल की गिनती जो है हमारी कंट्री में अगर ज्यादा है, तो कोई भी प्रोड्यूसर ये कोशिश करेगा कि वो ओल्ड पीपल से रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाए, क्योंकि डिमांड उसी की ज्यादा होगी। अगर बच्चों की डिमांड ज्यादा है, मतलब बच्चों का जो है कंपोजिशन ज्यादा है, तो पक्की बात है कि प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो बच्चों वाले प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे। बात इंडिया की करते हैं, इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है, तो यूथ से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट इसी वजह से है कि पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देखती है, उसका रीजन इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी है। तो ये हमारा हुआ था। इसके बाद बेटे यहां तक हम लोगों ने टॉपिक किए थे और उसके बाद हमने एमसीक्यूज स्टार्ट कर दिए थे। अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को दो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। एक टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक टॉपिक है एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। आपके एग्जाम में मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तीन जगहों से पूछे जाएंगे। एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड से पूछे जाएंगे, जो कि हम लोगों ने पढ़ा, प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और पॉपुलेशन। इसके अलावा सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन जो बनता है आपका सेबी के एग्जाम में, वो क्वेश्चन आने वाला है आपका एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड से। और थर्ड प्रायोरिटी क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो सबसे पहले मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बाद में बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज का सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम की प्रायोरिटी लिस्ट में आने वाला है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और दूसरी तरफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। तो दोस्तों आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट का नाम है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और दूसरी साइड में लिखा है मैंने इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब जो ज्यादा अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़े हुए स्टूडेंट होते हैं ना, वो यहां पर बोलेंगे कि सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो, एक्सपेंशन का मतलब भी होता है बढ़ना और इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ना। सर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना और डिक्रीज का मतलब भी होता है कम होना। तो आपने इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? तो रीजन सुनेंगे। हम लोगों ने फैक्टर पढ़ा। फैक्टर मैंने आपको ये बताया कि क्वांटिटी डिमांड को या तो प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है,
या तो अदर फैक्टर की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है, या तो प्राइस की वजह से, या अदर फैक्टर की वजह से। जब आप प्राइस की बात करते हो तो उस समय अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? अदर फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड पॉपुलेशन। ये चारों चीजें अदर फैक्टर है। मतलब जब मैं ये कहता हूं कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होगा, उस समय मुझे रिलेटेड गुड्स, इनकम, पॉपुलेशन और टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में नहीं सोचना, वो चीज उस समय कांस्टेंट रहेगी। ऑल वेल। और जब मैं बात करता हूं अदर फैक्टर्स की, तो उस समय पर प्राइस को मुझे क्या रखना होता है? कांस्टेंट रखना होता है। इस टॉपिक को हमने पिछली क्लास में कवर किया था। तो जब भी बात एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की होती है, तो वहां पर आप बच्चे बस इतना याद रखना कि जब भी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पर असर पड़ेगा तो पक्का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। प्रूफ करके दिखाता हूं, अच्छे तरीके से ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं एक्सपेंशन की बात करता हूं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। मैंने क्या बोला कि जब भी अपने प्राइस में चेंज होने की वजह से, मेरे प्राइस में चेंज होने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड पर असर पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस में मतलब मैंने अपने गुड्स का प्राइस बढ़ाया तो मेरे गुड्स की डिमांड कम हो गई, मैंने अपने गुड्स का प्राइस कम किया, मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहां पर आप लोगों को एक डिमांड कर्व देखना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि प्राइस 10 पर मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 100 है। इस साइड में लिखते हैं प्राइस और इस साइड में लिखते हैं क्वांटिटी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मेरे 10 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या है? 100 है। मान लेते हैं प्राइस बढ़कर 10 से 15 हो गया, मतलब इस प्रोड्यूसर ने अपना प्राइस बढ़ा दिया 10 से 15। अब आंसर आप लोग दो कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है, अदर थिंग्स अभी क्या है? कांस्टेंट। आप ये मत बोलना कि मेरी इनकम बढ़ी है तो फिर मैं प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड ज्यादा करूंगा। नहीं नहीं, यहां पर उन सारी चीजों को आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ाया तो 100% यहां पर डिमांड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मान लो डिमांड 100 से 50 हो गई, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई। ऑल वेल। मान लो प्रोड्यूसर ने प्राइस को यहां पर कम कर दिया, 10 से 5 कर दिया, तो पक्की बात है डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 150 हो गया। यहां पर डिमांड बढ़ी और यहां डिमांड कम हो गई। मेरा डिमांड कर्व ऐसा जाता है। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको हम लोग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की नजरों से देखते हैं, डिमांड यहां से यहां बढ़ी है या नहीं, इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। और इस साइड से जब ये ऊपर गया यानी कि डिमांड हमारी कम हुई है, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होना, एक्सपेंशन मतलब डिमांड का बढ़ जाना। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, डिमांड कर्व के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। डिमांड कर्व में सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है? मूवमेंट हुई है। डिमांड कर्व में क्या हुआ? सिर्फ मूवमेंट हुई है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऑल वेल जी। एक बार और रिपीट करता हूं, जब भी मैं एज प्रोड्यूसर खुद अपना प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरे प्राइस बढ़ाने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, या मेरा प्राइस मैंने कम कर दिया तो मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो फिर डिमांड कर्व के अंदर कुछ इस तरीके की हलचल होगी जिसको आप मूवमेंट बोलते हो। अगर डिमांड बढ़ा प्राइस कम होने की वजह से तो एक्सपेंशन,
और डिमांड कम हुआ प्राइस के बढ़ने की वजह से, तो उसको मैं बोलता हूं क्या, कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब हम दूसरी बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ऑल वेल, पहले क्या था, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब दूसरा वाला है हमारा इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ध्यान से देखेंगे, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन डिमांड। तो बहुत अच्छे तरीके से समझना बच्चे, जब भी मेरी डिमांड के अंदर, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरा गुड्स, मान लो मैं ये पेन बेचता हूं, आज मैं ये देख रहा हूं कि मेरा पेन जो है वो कम बिकने लगा। मैंने सोचा यार ये क्या बात हुई, आज मेरा पेन कम क्यों बिका, क्योंकि मैंने अपने पेन के प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं किए। तो मेरे पेन के कम बिकने का कारण क्या था, वो कारण था अदर फैक्टर। अदर फैक्टर क्या हो सकता है, मेरा रिलेटेड गुड्स वाले ने अपने प्राइस को कम कर दिया हो, यानी कि जो दूसरी कंपनी है जो सेम पेन बनाती है उसने अपने प्राइस में क्या कर दिया, कमी कर दी, जिसकी वजह से मेरे पेन का सेल कम हो गया। दिस इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। और याद करो ये सब अदर फैक्टर थे। प्राइस, जब हम प्राइस की बात करते हैं तो बाकी सब अदर फैक्टर, और जब अदर फैक्टर की बात करते हैं तो प्राइस को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो फिर यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड हुई मेरी वजह से नहीं हुई, वो अदर फैक्टर की वजह से हुई। या तो रिलेटेड गुड्स में कुछ हुआ, या तो रिलेटेड गुड्स में कोई बदलाव हुए, या कंज्यूमर की इनकम में कुछ चेंज हुआ। मान लो कि ये पेन जो है ये 5,000 रुपए का है, ठीक है, तो 5,000 रुपीज का पेन जो है वो नॉर्मली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हुआ ऐसा कि लोगों की इनकम ना और कम हो गई, तो लोगों ने इस पेन की डिमांड भी क्या कर दी, कम कर दी। या फिर हमारे यहां पर पेन की डिमांड सबसे ज्यादा कौन सी पॉपुलेशन करती है, जो एजुकेटेड पॉपुलेशन हो। मान लो कि हमारी कंट्री में एजुकेटेड पॉपुलेशन की कमी होने लगी, तो पक्का मेरे पेन की डिमांड में भी क्या होगी, कमी होने वाली है। या एक लास्ट चीज और जिसको आप कहते हो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। भाई साहब, लोग इस पेन को यूज कर करके थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे पेन की डिमांड कम कर दी, वो किसी और पेन कंपनी के पास चले गए। कुल मिलाकर मैंने अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया। अदर फैक्टर की वजह से मेरे पेन की डिमांड में या तो कमी आई या फिर पेन की डिमांड बढ़ गई। अदर फैक्टर की वजह से उसको इंक्रीज और डिक्रीज बोलेंगे। देखो जी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व में सिर्फ मूवमेंट होती है। याद करो मैंने बताया था क्या था, डिमांड कर्व यहां से या तो ऐसे गया या तो ऐसे जाएगा। ऑल वेल, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर डिमांड कर्व में मूवमेंट नहीं होने वाली। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मान लो ये डिमांड कर्व है, इस प्राइस पर 10 प्राइस है जिसपे क्वांटिटी डिमांड जो है वो 100 है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। यहां पर लिखने वाले हम लोग प्राइस और यहां पर लिखने वाले हैं क्वांटिटी डिमांड। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, ठीक है जी। अब हुआ ऐसा कि आज मैंने देखा मेरे पेन की डिमांड ना बढ़ गई, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने तो प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, मैंने अपने प्राइस में कोई भी चेंज नहीं किया। अदर फैक्टर की वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई या अदर फैक्टर की वजह से मेरी डिमांड कम हो गई। पहले मेरा डिमांड कर्व ऐसे जाता था, अब मेरा डिमांड कर्व या तो ऐसे गया राइटवर्ड या गया लेफ्टवर्ड। अगर राइटवर्ड गया तो इसको मैं बोलूंगा इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलूंगा बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड। और अगर लेफ्टवर्ड आया तो इसको मैं बोलूंगा डिक्रीज इन डिमांड। आपने कॉमन बात देखी यहां पर, अनकॉमन बात देखी यहां पर एक्सपेंशन मूवमेंट और इंक्रीज डिक्रीज में।
अनकॉमन बात यह है कि एक्सपेंशन और मूवमेंट के अंदर, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व में सिर्फ मूवमेंट हुआ, और यहां डिमांड कर्व देखो या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड डिमांड कर्व क्या हो गया, वो हो गया शिफ्ट। ऑल वेल, इसीलिए इसका जो नाम है वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज दोनों अलग अलग है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट होती है, इंक्रीज डिक्रीज में बस शिफ्ट होने वाला है। ठीक है जी, मैं कहता हूं कि यहां पर सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन अगर डिमांड टॉपिक से आएगा तो वो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। वो हमेशा आपसे पूछेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या शिफ्ट होता है या मूवमेंट होती है, तो आपको आंसर देना है शिफ्ट होता है। अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा तो आपसे ये पूछा जाएगा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट होता है या शिफ्ट होता है, तो वहां पर मूवमेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह क्या होती है, खुद का प्राइस, मेरा प्राइस चेंज होगा, मेरी डिमांड चेंज होगी। और शिफ्ट होने की क्या वजह होती है, मेरा प्राइस नहीं, अदर फैक्टर। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक आखिरी टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर आप देख रहे होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जरा देखते हैं इसके बारे में, इलास्टिसिटी क्या कहती है। बेटे मेरे, इलास्टिसिटी इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस। अब मुझे लगता है कि आपको रिस्पॉन्सिवनेस वर्ड का मतलब तो पता है, मतलब जवाब देना, अच्छे तरीके से समझना। आपने पिछली क्लास और आज की क्लास की शुरुआती रिवीजन में मुझसे एक बहुत ही कॉमन बात कई बार सुनी। वो क्या बात थी कि सर आप बार बार कह रहे हो कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होगी, अदर फैक्टर हमारे क्या है, कांस्टेंट। अदर फैक्टर भी अब आपको सबको याद हो गए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन। अभी वो सब कांस्टेंट है। जनरली प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है। सर अगर प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितना प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स दिया। मतलब प्राइस अगर मैंने 50% बढ़ाया तो क्या डिमांड 50% ही कम होगी। प्राइस अगर मैंने 50% बढ़ाया तो क्या डिमांड 50% कम होगी। प्राइस मैंने अगर 50% कम किया तो क्या सर डिमांड 50% से ही बढ़ेगी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ये तो गुड्स टू गुड्स वैरी करता है कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो प्राइस के कम या ज्यादा होने पर कितनी ज्यादा और कितनी कम बढ़ेगी। तो जितनी भी ज्यादा या जितना भी कम वो डिमांड जो है रिस्पॉन्स देना, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो एक क्लास के अंदर दो अलग अलग टाइप के बच्चे हैं और क्लास में कोई शैतान सा भी बच्चा होता है। तो शैतान बच्चे ने एक शरीफ वाले के कान पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तो हो सकता है कि शरीफ वाला जो है रिप्लाई में या तो कुछ ना बोले या थोड़ा बहुत बोले, और वहीं अगर दूसरे वाले किसी बच्चे को, उस जो शैतान बच्चा उसने थप्पड़ मारा, तो शायद वो एक की जगह दो मारे। मतलब अगर एक बच्चे ने किसी दूसरे वाले बच्चे को एक थप्पड़ मारा तो हो सकता है कि ये कम रिस्पॉन्स दे, ज्यादा रिप्लाई ना करे, गुस्सा ना करे, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ दूसरे टाइप के लोग भी होते हैं, अगर इसने इसको मारा तो शायद तीसरा वाला पलट के दो चार थप्पड़ और लगा दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे एक्शन लेने से तुमने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया। तो मैं कौन हूं, मैं हूं प्राइस ने एक्शन लिया, प्राइस बढ़ा, तो डिमांड ने कितना परसेंट रिस्पॉन्स किया, 10% किया, 20 किया, 50 किया, 70% किया। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई थिंक आपको ये वर्ड समझ में तो आया।
तो अब मैं इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक बार यहां पर समझाना चाहता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द शिफ्ट इन डिमांड फॉर एन आइटम or service when a change occur in one of the variable that buyer consider as part of their purchase decision. It is the relationship between demand and another variable such as price, availability of substitute, advertising pressure and customers income. क्या कहता है यहां पर कि प्राइस के चेंज होने से या अदर फैक्टर के चेंज होने से जो डिमांड है वो कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, उस रिस्पॉन्स को मैं क्या नाम देता हूं, उस रिस्पॉन्स को मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देता हूं। समझ में आया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझना। मान लो कि मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया, मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया, आपके घर में कोई अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टर ने आपको एक पर्ची दी, बोला कि जाओ ये दवाइयां लेकर आओ। आप दौड़ के गए दवाई लेने के लिए, आपको पता चला ये दवाई पहले 700 रुपए की आती थी और आज इसका जो प्राइस था वो 1200, मतलब डबल के अप्रॉक्स हो गया। तो प्राइस बढ़ा, तो बताओ आप लोग उस दवाई को लेकर आओगे या नहीं लेकर आओगे? 100% लेकर आओगे। मतलब यहां पर प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं कर रही, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड्स है, मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी। ऑल वेल। अब दूसरा एग्जांपल, मान लो आप एक घर प्लान कर रहे हो, घर खरीदना। तो घर करीब 30 लाख रुपए का घर था, आपने देखा सब कुछ कि आपके बजट के अंदर भी है, और अचानक क्या हुआ, वो घर की कीमत जो है, रियल स्टेट के प्राइजेस बढ़े और घर की कीमत हो गई 38 लाख रुपए, 38 लाख। तो पहले 30 लाख था, अब प्राइस बढ़ गया 38 लाख रुपए हो गए। तो मुझे लगता है कि घर खरीदना कोई बहुत ज्यादा नेसेसिटीज नहीं है मेडिसिन, गैस और खाने पीने के कंपैरिजन में। खाना पीना हमें चाहिए, मेडिसिन चाहिए, गैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो सब नेसेसिटी है। लेकिन आप अपने घर खरीदने की प्लानिंग को टाल सकते हो। तो यहां पर आपकी डिमांड क्या हो गई? इलास्टिक। डिमांड ने रिस्पॉन्स किया। तो अगर डिमांड बिल्कुल रिस्पॉन्स ना करे तो उसको कहते हैं इनइलास्टिक। डिमांड रिस्पॉन्स करती है तो उसको कहते हैं हम क्या? इलास्टिक। ऑल वेल। तो ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग 5 अलग अलग तरीकों से इलास्टिसिटी को समझते हैं। वो 5 तरीके क्या हैं, एक बार आप ये देखें। तो दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा उसको आप डिनोट करते हो ऐसे, ईडी से। ईडी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि प्राइस जितने परसेंट बढ़ा, डिमांड उतने ही परसेंट कम हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस 50% से बढ़ा है तो फिर डिमांड भी 50% से ही कम होगी। मतलब बराबर, प्राइस जितना बढ़ा डिमांड उतनी कम। तो इसको मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलता हूं यूनिट इलास्टिक। क्या कहता हूं दोस्तों? यूनिट इलास्टिक। यूनिट मतलब बराबर। ऑल वेल। दूसरा एक चांस हो सकता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, मतलब 0। हुआ क्या कि प्राइस बढ़ा या प्राइस कम हुआ, लेकिन डिमांड ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। कई सारी ऐसी भी चीजें होती। अब मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई डायमंड है, डायमंड का प्राइस अचानक से बढ़ जाए, तो फिर जो आम आदमी, जो लोग रहते हैं पब्लिक में, उन लोगों को उस डायमंड के प्राइस के बढ़ने से क्या कोई फर्क पड़ता है? जो आम आदमी है, मजदूर क्लास का बंदा है, 15,000 20,000 रुपए महीना कमाता है, डायमंड के प्राइस बढ़ने से उसको क्या प्रॉब्लम है? तो फिर उसकी डिमांड, मतलब डायमंड के प्राइस के बढ़ने घटने से उसने डिमांड को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मतलब यहां पर डिमांड थी क्या? इन इलास्टिक। और इसको मैं बोल सकता हूं परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। परफेक्टली इन इलास्टिक। 2 बातें हो गई। तीसरी बात सुने, कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड जो है वो इन्फिनिटी बढ़ जाती है। इन्फिनिटी मतलब थोड़ा भी प्राइस इधर उधर होता है तो डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो
किसी ज्वेलर ने, किसी सुनार ने, पिछली क्लास में भी एग्जांपल दिया, आज गोल्ड जो है वो 76,000 रुपीज पर 10 ग्राम है, पर 10 ग्राम। आज किसी एबीसी ज्वेलर ने क्या करा, अपने ज्वेलरी शॉप पर ज्वेलरी की कीमत 70,000 रुपए पर 10 ग्राम कर दी, जिसका मार्केट वैल्यू 76,000 है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भरोसा नहीं कितनी महिलाएं या पुरुष यानी कि लोग कंज्यूमर्स जो है वो जाएंगे और गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि गोल्ड 6,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पर डिमांड ने मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया। 3 बातें हो गई, 2 चीजें और हैं दोस्तों। अगली कहती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब अगर प्राइस ने मान लो 20% रिस्पॉन्स किया, प्राइस बढ़ा 20% से, तो उस गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो गई मान लो 70% से। मतलब प्राइस के मुकाबले डिमांड ने ज्यादा रिस्पॉन्स किया। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसको बोलते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिक। यूनिट मतलब ये बराबर वाला, बराबर से ज्यादा है, मोर देन यूनिट इलास्टिक। और एक सबसे लास्ट है जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मतलब प्राइस अगर बढ़ता है 50% से तो डिमांड कम हुई है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो हुई है ओनली 30%। प्राइस के मुकाबले डिमांड ने कम रिस्पॉन्स किया, इसको बोलते हैं लेस देन 1, और इसको कहते हैं लेस देन यूनिट इलास्टिक। ऑल वेल दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड ने जो भी रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स नाम के वर्ड को इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड सिर्फ 5 तरीकों से रिस्पॉन्स दे सकता है। या तो जितना प्राइस चेंज हुआ डिमांड उतना ही रिस्पॉन्स दे, या जितना प्राइस चेंज हुआ डिमांड कोई रिस्पॉन्स ना दे, या प्राइस चेंज होने पर डिमांड हद से ज्यादा रिस्पॉन्स दे, या ग्रेटर देन 1 मतलब प्राइस इतना चेंज हुआ डिमांड ने इतना रिस्पॉन्स दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस इतना चेंज हुआ और डिमांड ने इतना सा रिस्पॉन्स दिया। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इट मींस लेस देन यूनिट इलास्टिक। डन। इसी के साथ अब मैं आपको बताऊं, जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 3 तरीकों का होता है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, एक को हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में ईडी, तो इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है बच्चे ईडी, ईडी रेफर्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैंने आपको इलास्टिसिटी पढ़ाते वक्त बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट किया जाता है ईडी के नाम से। और अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी की बात करूं तो इसको आप कहते हो ई वाई, या कुछ लोग ई आई भी कहते हैं। इनकम को हम लोग वाई से भी डिनोट करते हैं। और एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस का मतलब मेरे दोस्त ये बात कर रहा है रिलेटेड गुड्स की, इसकी रिलेटेड गुड्स की। तो जितनी बातें, एक तो प्राइस होता है और प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स होते हैं, तो प्राइस की भी इलास्टिसिटी निकालनी है और अदर फैक्टर की भी इलास्टिसिटी निकालनी है। अब तीनों की इलास्टिसिटी निकालने का एक एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। अगर बात होती है ईडी की, तो ईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब आपको कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स दिया, इलास्टिसिटी आ जाएगी। इलास्टिसिटी हमेशा निकलती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इक्वल टू 1 होगा
इसको यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। इक्वल टू 0 होगा मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, या इंफिनिटी होगा, या लेस देन 1 होगा, या तो मोर देन 1 होगा। ऑल वेल। तो निकालने का फॉर्मूला अब मैं आपको बताऊं। मान लो कि प्राइस जो था 100 था और प्राइस चेंज होकर 150 हो गया। मैं आज जो गुड्स बेच रहा हूं, पहले मैं 100 का बेचता था, आज मैं 150 का बेच रहा हूं। क्वांटिटी डिमांड जब मैं 100 रुपए का बेचता था तो 1000 होती थी, और चेंज होकर क्योंकि प्राइस मैंने बढ़ा दिया तो डिमांड मेरी कम हो गई। कितनी हो गई? 500 हो गई। तो अब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालूंगा? तो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो यहां परसेंटेज कितना चेंज हुआ? 50%, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में भी कितना चेंज हुआ? 50%। तो दोनों को मैंने कैलकुलेट किया तो ईडी है इक्वल टू 1। इट मींस ये वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। आई थिंक आपको ये समझ में आया। तो एक तो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि मैंने कौन सी निकाली? प्राइस की निकाली, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस के अलावा जो हमारा अगला है वो है हमारा इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम कैसे निकलता है दोस्तों? इनकम को डिनोट करता हूं मैं वाई से। इसका फॉर्मूला और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ का फॉर्मूला एकदम सेम है, बस प्राइस वर्ड को चेंज करके इनकम डाल देना। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि क्वांटिटी डिमांड कितने परसेंट से चेंज हुई है और डिवाइड बाय इनकम का परसेंटेज, आपका इलास्टिसिटी निकल जाएगा। किसका? इनकम का। और अगर आप बात करते हो लास्ट क्रॉस इलास्टिसिटी की, अब ये क्रॉस क्या होता है बेटे? इसका नाम क्रॉस क्यों पड़ा? मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड गुड्स की इलास्टिसिटी निकाल रहा है। और रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? या तो कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के क्या एग्जांपल दिए थे? चाय और कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या दिया था मैंने? कार और पेट्रोल। तो इसको क्रॉस क्यों बोला? क्रॉस का रीजन तो देखो बेटा, ये है कार और ये है पेट्रोल। मैं आपको प्रूफ करता हूं कि इसको क्रॉस नाम क्यों दिया। कार वाले ने अपना प्राइस बढ़ा दिया और मैं बेचता हूं पेट्रोल, ऑटोमेटिकली पेट्रोल का जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा? कम। मतलब कार ने अपना प्राइस बढ़ाया, पेट्रोल की डिमांड कम। तो एक दूसरे का इफेक्ट है, पेट्रोल की वजह से कार का, कार की वजह से पेट्रोल का, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रॉस इलास्टिसिटी। कहने का मतलब, अगर कार के प्राइस में चेंज होता है तो पेट्रोल की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर चाय के प्राइस में चेंज होता है तो फिर कॉफी के डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं, इसीलिए इसको बोला क्रॉस इलास्टिसिटी। आ गया समझ? अब जो क्रॉस इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। एक्स मैंने यहां पर गुड्स को डिनोट किया है ड्यू टू, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी, प्राइस ऑफ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। मतलब वाई ने अपने प्राइस में बदलाव किया और एक्स की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ गया। ऑल वेल जी। तो ये था हमारा डिमांड का टॉपिक। आई होप मैंने आप लोगों को डिमांड का टॉपिक अच्छे तरीके से समझाया, प्रयास किया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यूज पे चलते हैं। लास्ट क्लास में भी कुछ एमसीक्यू देखे थे और आज की क्लास में भी कुछ एमसीक्यूज देखते हैं।
तो ये वाला एमसीक्यू हम लोगों ने कल किया था जिसका आंसर था डी। हाँ, ये आ गया बेटे आपकी आज की क्लास का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड रिजल्ट ऑफ। तो याद करो मैंने आपको बताया या तो कंट्रैक्शन होता है या एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, एक्सपेंशन मतलब क्या, बढ़ना। लेकिन किसकी वजह से होता है, अपने खुद के प्राइस की वजह से या अदर गुड्स की वजह से। तो आप लोगों को आंसर याद होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हमेशा खुद के प्राइस की वजह से होता है। तो यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। नहीं जी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न। सर ये आंसर आप ठीक दे रहे हो, मतलब अगर प्राइस मैंने अपना खुद का बढ़ा दिया, देखो गुड्स के साथ इन्होंने क्या वर्ड लिखा है, कंसर्न, मतलब सेम गुड्स की बात हो रही है। अगर गुड्स का प्राइस बढ़ा तो पक्का उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होगी। तो क्वांटिटी डिमांड कम होना मतलब कंट्रैक्शन, यानी कि ये प्राइस बढ़ रहा है किसकी वजह से, मतलब प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, कंट्रैक्शन हुआ। तो यहां पर आपके सामने आंसर है इसका बी आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आपके एग्जाम के लिए ये प्रायोरिटी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम टू रिमेन द सेम। अब आपको आज की जो क्लास शुरू हुई थी वहां मैंने जब रिवाइज कराया तो मैंने कहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। एक तो प्राइस होता है, प्राइस के साथ में अदर फैक्टर होते हैं। जब हम प्राइस की बात करते हैं तो अदर सारे के सारे कांस्टेंट रहते हैं, और जब हम अदर में से किसी की भी बात करते हैं या सबकी, तो प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अब आपको ये क्वेश्चन बनना है, क्या लिखा है, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम टू रिमेन द सेम while drawing an individual's demand curve for a commodity, which one is it? All but one of the following are assumed to remain the same, मतलब इनमें से एक जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो बताओ कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी। देखो जी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अदर फैक्टर है या नहीं, इनकम अदर फैक्टर है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स अदर फैक्टर है। तो इन चारों में से कौन सा यूनिक है जिसको मुझे कांस्टेंट रखना है। जब मैं अदर फैक्टर की बात करता हूं तो एक ही चीज कांस्टेंट रहती है, वो क्या है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। और अगर इस क्वेश्चन में प्राइस दे रखा होता तो फिर मान लो दो ऑप्शन होते ए और बी, और ऊपर प्राइस दे रखा होता तो प्राइस की वजह से हमेशा अदर फैक्टर, जब आप प्राइस की बात करते हो तो अदर फैक्टर कांस्टेंट, और अदर फैक्टर की बात करते हो तो प्राइस कांस्टेंट। इस क्वेश्चन के अंदर अदर फैक्टर की बात की जा रही है, इसीलिए इन्होंने प्राइस को कांस्टेंट रखा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। अब ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया था, एक बार और मैं पढ़ देता हूं। कहता है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ गुड्स सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल है। सब्स्टिट्यूट मींस आप एक गुड्स के बिना दूसरे गुड्स को लेकर भी अपना काम चला सकते हो, जैसे चाय और कॉफी। ऑल वेल था, तो ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद बेटे अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है। द टू एक्सिस मीटिंग द टू एक्सिस, यानी यहां से यहां तक जा रहा है डिमांड कर्व, टू एक्सिस को मीट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, जितना प्राइस बढ़ा उतनी ही डिमांड है। अगर प्राइस बढ़ा है 50% से तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी 50% से, तभी ये दोनों चीज कहां आएगी, मिड पॉइंट में। और इस पूरी की पूरी सिचुएशन को मैंने हमेशा अभी जो आपको पढ़ाया, तो इसको क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 नहीं बोलते, मतलब यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो बेटे मेरे यहाँ ऑप्शन देखो 0, 1, 1.5 एंड 2, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 1। तो ये हमारा आंसर हुआ 1। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि हम लोगों ने ये जो डिमांड का टॉपिक है ये बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें डाउट बता सकते हो।
अदरवाइज आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और एक चीज आपको, नॉलेजिस्ट का हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंटिन्यूअस वीडियोस जो हैं वो मिलती रहे। नॉलेजिस्ट की एप्लीकेशन और वेबसाइट से आप लोग कोर्स को सेबी ग्रेड ए एंड अदर कोर्सेज को बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।